हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल विद्या मिरर पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का इटली के एकीकरण तक पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में बाद बाकी के बच्चे यूरोप में जो देश थे वहां किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुआ उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय के बाद यूरोपीय देशों में क्या परिणाम हुआ। और इतना पढ़ने के बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और समाप्त करने के बाद आगे के जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव और उसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल को करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है उसको देख कर करके आएंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो समझ में आएगा ही नहीं आप लोगों को। तो आप लोगों से पहला रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। आज के जो इस वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूरोप के इटली के अलावा और अन्य देशों में जो राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ उसके बारे में। जैसे आज जो हम देखेंगे वह जर्मनी के बारे में देखा जाएगा कि जर्मनी में किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय जर्मनी में पढ़ना है हम लोग। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जर्मनी में इसी को एक और नाम से जाना जाता है जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना का जर्मनी का एकीकरण। इसी को कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे, यह जो जर्मनी देश था यह वियना कांग्रेस के तहत लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया गया था। 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया गया था। बांट दिया गया था और इन 300 छोटे बड़े राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य था इस जर्मनी का, उस राज्य का नाम था प्रसा। सबसे बड़ा राज्य जो था यहाँ का उसका नाम था प्रसा, सबसे बड़ा राज्य, और उस राज्य का नाम था प्रसा। प्रसा जो था वह जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य था। अब आगे क्या हुआ, तो यहाँ राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे हुआ उसको समझेंगे हम लोग। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, जर्मनी में जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ या जर्मनी के एकीकरण के लिए जो यहाँ के लोगों में भावना जागृत हुआ, वह भावना लगभग 1806 ईस्वी से ही शुरू हो गया था। वह भावना लगभग 1806 ईस्वी से शुरू हो गया था। और 1806 ईस्वी में हुआ क्या था, तो आप लोगों ने पढ़ा था फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के अभियान से ही जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने ही 1806 ईस्वी में एक अभियान चलाया था और उस अभियान के तहत जर्मन प्रदेशों को जीता जा रहा था। इन्होंने जर्मन प्रदेशों को जीता और जर्मन प्रदेशों को जीतकर वहां क्या स्थापना कर रहा था मेरे भाई, तो वहां जर्मन राइन संघ का स्थापना कर रहा था। जर्मन राइन संघ का स्थापना कर रहा था। राइन संघ का स्थापना कर रहा था, जर्मन राइन संघ का स्थापना किया। और इसी टाइम से माना जाता है कि जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, या जर्मनी के लोग में एक जर्मनी का एकीकरण करने के लिए भावना जागृत हो रहा था। आपको यहाँ तक क्लियर रखना है कि जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस के तहत 300 छोटे बड़े राज्यों में बढ़ चुका था। और वही वियना कांग्रेस जो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। और इस वियना कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कर रहा था। कौन कर रहा था, मेटरनिख के द्वारा किया गया था वियना कांग्रेस का नेतृत्व। अब आगे क्या बताएं कि इन 300 छोटे बड़े राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य था वह प्रसा था। आगे हम बताएं कि यहाँ राष्ट्रवादी भावना का उदय कब से माना जाता है, तो यहाँ राष्ट्रवादी भावना का उदय 1806 ईस्वी से नेपोलियन बोनापार्ट के अभियान से माना जाता है। इन्होंने चलाया था सैन्य अभियान।
और इसी अभियान से यहाँ क्या मनाया जाता है, माना जाता है राष्ट्रवादी भावना का उदय। कब से? 1806 ईस्वी से। यह नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन प्रदेशों को जीत रहा था और जीत कर कर करके वहां स्थापना कर रहा था जर्मन राइन संघ। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा कि जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन संघ की स्थापना। नेपोलियन बोनापार्ट ने, इन्होंने यह स्थापना किया था जर्मन राइन संघ की। अब आगे देखेंगे तो आगे आप लोगों को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि जर्मनी का जो एकीकरण, सबसे पहले मैप में देखते हैं हम लोग कि जर्मनी था कहाँ। तो जर्मनी यहाँ देखो, यह इटली था और इटली के जो बगल में था वह था ऑस्ट्रिया, यह था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के ऊपर जो ये था यही था जर्मनी। और इस जर्मनी पर किसका आधिपत्य था? तो इस जर्मनी पर आधिपत्य ऑस्ट्रिया का था। और इधर से किसका था? तो इधर एक देश है फ्रांस, और इसका फ्रांस, इस पर फ्रांस का भी क्या था? आधिपत्य था। इधर से कौन कब्जा में लिया हुआ था? ऑस्ट्रिया लिया हुआ था। आप लोगों से एक और सवाल आती है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश था जो विरोध में खड़ा था? तो कौन सा देश विरोध में खड़ा था? ऑस्ट्रिया ही खड़ा था। यहाँ लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। कब की? 19वीं शताब्दी की। और जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था तथा सभी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विभिन्नताएं पाई जाती थी। सब राज्य एक दूसरे से अलग थे। सबकी मत, सबके लोगों की जो मत थी या फिर विचार था वो सब अलग अलग था। और वहीं के लोगों ने आगे चल कर करके चाहा कि इस जर्मनी के जो बिखरा हुआ जर्मनी है इसको एकीकृत किया जाए, जो दूसरे के कब्जे में जर्मनी है उसको उन कब्जों से छुड़ा कर कर करके एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया जाए। आगे है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वह प्रसा था। आपको इस बात को याद रखना है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। और जर्मनी के एकीकरण के पूर्ण प्रयासों के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। इन्होंने ही सन 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर जर्मन राष्ट्रवाद की जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का क्या कर रहा था? निर्माण किया था। आपको याद रखना है इस बात को कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। आपको एक सवाल दी जा रही है, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? आपको बताना है कि फ्रांस में ही हुआ था, लेकिन किस द्वीप पर हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था। आगे प्यारे बच्चों देखेंगे तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वह है कि सन 1834 ईस्वी में जर्मनी में क्या हो रहा था? तो राष्ट्रवादी भावना के में उदय के क्रम में ही 1834 ईस्वी में जर्मनी के जो व्यापारी लोग थे उन्होंने क्या किया था? तो एक संस्था बनाया था आपस में, और उस संस्था का नाम रखा था जालवेरिन। क्या नाम रखा था? जालवेरिन। संघ बनाया और जिसने राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। ये भी सवाल आएगी कि जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो जर्मन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? जर्मन व्यापारियों की संस्था थी। आपको यहीं से एक एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव सवाल आती है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए सब पॉइंट को ध्यान से, जहां जहां बोल रहे हैं कि यहाँ से सवाल आएगी उसको ध्यान से सुनना है और नोट भी करते चलना है। अब आगे है कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के शासक विलियम प्रथम, प्रसा जो सबसे बड़ा राज्य था यहाँ का, वहां का शासक का नाम था विलियम प्रथम, और उसका जो प्रधानमंत्री था वो बिस्मार्क था। आगे चलकर यही बिस्मार्क जर्मनी का करवाएगा एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करवाएगा, मतलब बिखरे हुए जर्मनी को एकीकृत करेगा, एकीकरण करवाएगा बिस्मार्क, और फिर जर्मनी का बनेगा, यही बिस्मार्क जर्मनी का आगे चल करके बनता है चांसलर बनता है। क्या बनता है? चांसलर, जर्मनी का चांसलर बनता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने किया था। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे प्यारे भाई, आगे क्या दिया हुआ है? तो बिस्मार्क के बारे में दिया हुआ है कि आखिर यह जो बिस्मार्क है इसका क्या योगदान था जर्मनी के एकीकरण में, क्या योगदान दिया? यही है ऑटो ऑन बिस्मार्क, यही बिस्मार्क है, और इसने ही जर्मनी का एकीकरण करवाया। अब किस प्रकार से यह जर्मनी का एकीकरण करवाया उसी को हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो देखेंगे कि बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था, और बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री था।
कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली और बड़ा राज्य प्रसा था, वहीं का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। बाद में यह जर्मन साम्राज्य का पहला चांसलर बना। जब जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, तो यह जर्मन साम्राज्य का सबसे पहला चांसलर बिस्मार्क बना। बिस्मार्क जर्मन दार्शनिक, वहां का एक दार्शनिक था जिसका नाम था हिगेल। इसी के विचारों से प्रभावित होकर करके यह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। कौन? बिस्मार्क। किसके विचारों से? तो जर्मन दार्शनिक हिगेल। आपसे सवाल आएगी कि हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? तो आपको बताना है कि हिगेल एक जर्मन दार्शनिक था। जर्मन दार्शनिक था। हिगेल कौन था? तो एक जर्मन दार्शनिक था। अब आगे कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और सन 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन था। हमने बताया कि जो जर्मनी था उस पर किस देश का आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। और उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। यही मेटरनिक वियना कांग्रेस का भी नेतृत्व किया था। वियना सम्मेलन का नेतृत्व किया था। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है प्यारे बच्चों? आगे है कि सन 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने जब मेटरनिक युग का क्या किया था? अंत किया, तो जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वही मेटरनिक है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसका जब युग खत्म होता है, उसका जो शासन समाप्त होता है, तो होता क्या है प्यारे बच्चों? तो उस शासन के समाप्त होने के बाद ही जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। और फिर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के क्रम में ऑस्ट्रिया के साथ 1866 ईस्वी में युद्ध किया, जो सेडोवा का युद्ध कहा जाता है। यह जो बिस्मार्क है वह जर्मनी के एकीकरण के क्रम में मुख्य रूप से दो युद्ध किया था। एक युद्ध का नाम सेडोवा का युद्ध था, और यह युद्ध जो हुआ था वह हुआ था प्रसा। प्रसा कहाँ का? तो और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य। और फिर किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। प्रसा और किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हो रहा था? तो एक प्रसा जो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, और एक ऑस्ट्रिया के बीच हो रहा था। उसके बाद सेडोवा के युद्ध के बाद अगला जो युद्ध हुआ, वह युद्ध हुआ फ्रांस के साथ 1870 ईस्वी में। और वह फ्रांस और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में। और उस युद्ध को नाम दिया गया था सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध दिया गया था नाम। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया का सॉरी जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा के बीच हुआ था, जहां का जो चांसलर था कौन था? वो बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध किया? तो दो फेमस युद्ध किया था। एक 1866 ईस्वी में, उस युद्ध को नाम दिया गया है सेडोवा का युद्ध। और एक युद्ध किया 1870 ईस्वी में, जिसका नाम दिया गया है सेडोन का युद्ध। आगे है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि अंततः 10 मई 1871 ईस्वी को, इस डेट को आपको याद रखना है, 10 मई 1871 ईस्वी को एक संधि होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि। और यह संधि किसके किसके बीच होता है? तो फ्रांस और प्रसा के बीच होता है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद एक संधि होता है, संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट का संधि। और इस संधि के तहत क्या होता है? तो जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो जाता है। और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में संपन्न होता है। यानी पूरा जो बिखरा हुआ जर्मनी था, जिस जर्मनी पर कुछ हिस्सों में ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था और कुछ हिस्सों में फ्रांस का आधिपत्य था, तो वहां का जो चांसलर था बिस्मार्क ने, उन्होंने पहले 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध किया, और उस युद्ध के तहत सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हराया। और दूसरा युद्ध सेडोन का युद्ध करता है 1870 ईस्वी में। और उसके बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि करता है। प्रसा और फ्रांस के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। और उसी संधि के तहत क्या होता है? तो जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो जाता है। उसके बाद यूरोप में इटली और जर्मनी के एकीकरण के फलस्वरूप अन्य यूरोपीय देशों में, जैसे हंगरी, बोहेमिया, यूनान तथा पोलैंड में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ। जिस प्रकार से इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना का
उदय हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से वहां के अन्य जो देश थे जिस पर दूसरे किसी न किसी देश का आधिपत्य था, वहां के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ होने लगा, इटली और जर्मनी को देखते हुए। और उन देशों ने भी चाहा कि हम अपने आप को क्या कर लें, स्वतंत्र कर लें। और उसी राष्ट्रवादी भावना में यूनान एक देश था। कौन सा देश था? यूनान। यूनान में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वही पढ़ना है यहाँ पर। यूनान एक देश था, यूरोपीय देश था यूनान। और यूनान जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो एथेंस था। यूनान की राजधानी कहाँ थी? एथेंस था। यूनान पर 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का आधिपत्य चलता था। यूनान किस देश के कब्जे में था? तो तुर्की के कब्जे में था। और तुर्की के शासकों ने यूनानियों पर भारी कर लेते थे। तुर्की के जो शासक थे वो यूनानियों पर भारी टैक्स बांध देते थे और यूनानियों से सबसे ज्यादा टैक्स लिया करते थे। यूनान में फ्रांसीसी क्रांति को देखते हुए, फ्रांस में जो क्रांति हुआ उस क्रांति को देखते हुए यूनान में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। और इसी क्रम में यूनानियों ने फिलिकी एतेरिया नामक संस्था की स्थापना किया। और जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि तुर्की जो शासन है यूनान पर, उस शासन को बहिष्कार कर दिया जाए, मतलब उस शासन को निष्कासित किया जाए। सन 1821 ईस्वी में यूनान में अलेक्जेंडर चैपलिंस्की के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। सबसे प्रारंभिक रूप से यूनान में राष्ट्रवादी भावना के क्रम में या राष्ट्रवाद की भावना के उदय के क्रम में सबसे पहली बार 1821 में अलेक्जेंडर चैपलिंस्की के नेतृत्व में एक क्या किया गया था? विद्रोह शुरू किया गया। और सन 1826 ईस्वी में चूंकि यूनान पर जो तुर्की का आधिपत्य था उसको देखते हुए यूरोप के अन्य देशों में थोड़ा सा रहम आता था कि उसको क्या किया जाए, यूनान को तुर्की के आधिपत्य से, कब्जे से बाहर किया जाए। और इसी के कारण वहां दो देशों के बीच एक समझौता होता है। एक देश था ब्रिटेन और दूसरा देश था रूस। ब्रिटेन और रूस आपस में मिलकर करके एक समझौता करते हैं 1826 ईस्वी में कि हम तुर्की और यूनान के बीच मध्यस्थता करेंगे और तुर्की को समझाया जाएगा कि आप यूनान को अपने कब्जे से छोड़ दें और यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करें। और उसी समझौता के तहत 1827 ईस्वी में 26 में ब्रिटेन और रूस समझौता करते हैं और 1827 ईस्वी में यही ब्रिटेन और रूस, इनके साथ एक और देश आता है फ्रांस। तीनों ने मिलकर करके क्या करता है, तो तुर्की के खिलाफ कार्यवाही शुरू करता है। और जब तुर्की के खिलाफ कार्यवाही शुरू होता है तो उस कार्यवाही के दौरान क्या होता है, तो तुर्की पराजित हो जाता है। और रूस और तुर्की के बीच तुरंत 1829 ईस्वी में एक समझौता होता है। किन दो देशों के बीच? रसिया और तुर्की के बीच क्या होता है? समझौता होता है। और बहुत ही फेमस समझौता था एड्रियानोपोल की संधि। क्या कहा जाता था उसको? एड्रियानोपोल की संधि। पूछा जाएगा कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में हुआ। और इस संधि के तहत कौन से देश को स्वतंत्र घोषित किया गया? तो वह जो देश था वह यूनान था। 1832 ईस्वी में 29 में संधि होती है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का क्या बनाया गया? राजा घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार से हम यूनान में स्वतंत्रता संग्राम देखे और यूनान किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, तुर्की के आधिपत्य से किस प्रकार से छुटकारा पाया, उसको समझे। अब अगला जो देश था वह था हंगरी में राष्ट्रवाद। हंगरी में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उदय हुआ? हंगरी भी एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। आपसे सवाल पूछी जाएगी कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद रखना है हंगरी की जो राजधानी है वह बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट था। और इस हंगरी पर किसका आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया, वही ऑस्ट्रिया जो इटली और जर्मनी को कब्जे में किए हुआ था। अब हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन कोसुथ और फ्रांसीसी की डीक, ये भी सवाल पूछी जाएगी आप लोगों से कि कोसुथ और फ्रांसीसी डीक कहाँ के क्रांतिकारी राजनेता थे? तो हंगरी के थे। और इन दोनों ने ही पहली बार हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन किया। हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन कोसुथ तथा फ्रांसीसी डीक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया गया। और 31 मार्च सन 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग की। 1848 हम पढ़े थे ना, पिछली वीडियो में बताया भी थे आप लोगों को कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1848 ईस्वी में। और उसी समय 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग किया।
और फिर आगे क्या हुआ, इसमें प्यारे बच्चों क्या बताए कि सन 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग को स्वीकार कर लिया था। किनकी मांगों को स्वीकार किया, तो जो हंगरी के राजनेता थे वो स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग कर रहे थे, और उन्हीं की मांगों को ऑस्ट्रिया की सरकार ने क्या कर दिया था, स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से क्या होता है, तो हंगरी भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब आगे है पोलैंड में राष्ट्रवाद। पोलैंड पर प्रभाव था रूस का। किसका था, रूस का। यहाँ क्रांति की लहर कब जगती है, तो 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने पोलैंड के उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में जोश भर दिया था। विद्रोह की शुरुआत कब होती है, तो रूसी शासन के कठोर नियमों और दमनकारी नीतियों के खिलाफ पोलिश जनता ने हथियार उठा लिया और विद्रोह की क्या किया था, शुरुआत किया था। यहाँ सहायता की जो उम्मीद थी, वो पोलैंड को आशा थी कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश उसकी मदद करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला था। परिणाम क्या निकला, तो रूस ने अपनी विशाल सैन्य शक्ति का उपयोग करके विद्रोह को क्रूरता से क्या कर दिया था, कुचल दिया था। पोलैंड फिर से रूस के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था। अब आगे जो है वह बोहेमिया में राष्ट्रवाद। यहाँ शासक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन था, और हंगरी में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों और वहां की सफलताओं ने बोहेमिया के लोगों को प्रेरित किया। यहाँ बोहेमिया में रहने वाले मुख्य जो जाति थे वो चेक थे। अपनी स्वायत्ता शासन की मांग रखी। स्वायत्ता मतलब अपनी खुद की शासन की मांग रखी, लेकिन शुरुआत में ऑस्ट्रियाई सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करने का दिखावा किया, और जब आंदोलन ने हिंसात्मक रूप लिया तो ऑस्ट्रियाई प्रशासन को उसे दबाने का मौका मिल गया था। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम हुआ कि ऑस्ट्रियाई सेना ने क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया था, और जिससे वहां की राष्ट्रवादी उपलब्धियां अस्थायी हुआ। अब पोलैंड के बाद यह जो यूरोप में राष्ट्रवादी भावना थी, इस राष्ट्रवादी भावना का क्या परिणाम निकला उसको देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के फलस्वरूप विश्व के कई छोटे एवं बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ। जो जो छोटे एवं बड़े राष्ट्र जो किसी दूसरे के अधीन थे, उनका स्वतंत्र रूप से उदय हुआ। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया था। सभी के सभी देश में वहां की जनता और शासक को ऐसा लगता था कि अब जो भी है वो हमारा देश ही है। यूरोप में राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में भी विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी थी। यही था यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब हम अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें हम चैप्टर 1 का पूरा जो एमसीक्यू होगा, टोटल जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट होगा, उसको करेंगे। और फिर अगले वीडियो में आपको चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करवाएगा।